अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कोडिफिकेशन इन द सिविल लॉ ट्रेडिशन। इसका मतलब क्या है? जो सिविल लॉ की बना है ना, उसकी कोडिफिकेशन हुई है, वो एवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ है और कैसे वो कंप्लीट हुआ है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि जो कोडिफिकेशन है ये एक लॉज को कलेक्ट करने और उनको अरेंज करके एक बुक की शक्ल देने का नाम है। ठीक है, 12 टेबल से लेकर अब तक जितना भी लॉ डेवलप हो चुका है मॉडर्न लॉ, उसमें हमें ये पता चलता है कि लॉ को पढ़ाते कैसे हैं, लॉ को पढ़ते कैसे हैं, और उसको उसकी वजाहत कैसे करते हैं और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एवोल्यूशन है ना, कोडिफिकेशन हुई जो है ये सिविल लॉ की, ये बहुत लीगल हिस्टोरिकल स्टोरी एंड स्टोरी ऑफ द चेंजिंग द लीगल मेथडोलॉजी, हाउ लॉ मूव फ्रॉम कस्टम्स and juristic writing to the centralized accessible statutes। उसका उसने कहा है कि जो आपको जो एवोल्यूशन के स्टेप नज़र आते हैं ना, स्टेप कैसे, ये कस्टमरी लॉ से शुरू होता है। ठीक है ना, कस्टमरी लॉ से फिर ये आता है आपकी जुरिस्टिक राइटिंग पे, लॉ जो कानूनदानों ने लिखना शुरू किया, उससे बाद ये स्टैट्यूट का हिस्सा बना। अब बात में कि मेरी खांसी समझ आ रही है जय? अच्छा, एक्चुअली वो बोलता हूँ ना, खराश होती है गले में। आगे मीनिंग ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन है। इंजेक्शन किस चीज़ का? अच्छा, चलिए बोल देते हैं। मीनिंग ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन, मीनिंग क्या है जी? अब सिविल लॉ ये मैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अ लीगल ट्रेडिशन इन विद द रिटन लॉ, codes or statutes and statute is the principal source। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ जिसमें जो प्रिंसिपल सोर्स है ना सिविल लॉ का, वो क्या है? स्टैट्यूट या लिखे हुए रिटन लॉ है। ठीक है, जजेस अप्लाई एंड इंटरप्रेट कोड्स रादर देन द क्रिएट लॉ बाय द प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट का रोल तो है, लेकिन प्रेसिडेंट इसमें जो लॉ क्रिएट किया जाता है वो कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इंटरप्रेट और उसका लॉ बना के क्रिएट करके, ठीक है ना। जजेस क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं सिर्फ। ठीक हो गया। अब देखो, फ्रांस में भी सिविल लॉ है, जर्मनी में भी, जापान में भी, एंड चाइना, चिली एंड लैटिन अमेरिका में भी। ठीक है ना, ये सारे सिविल लॉज को ही फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द सिविल लॉ ट्रेडिशन। यही वही बात है कर ये वही बात है, इधर भी वही बात कर रहा है कि द सिविल लॉ ट्रेडिशन इज द लीगल सिस्टम रूटेड इन रोमन लॉ and characterized by the primacy of the codified statutes, civil codes, commercial codes, and procedural codes, where the legal doctrine and statute interpretation guide adjudication। मतलब उसने कहा है कि जो सिविल लॉ है, ये एक्चुअली ऐसा सिस्टम है लॉ का जो रोमन लॉ से शुरू होता है और कोडिफिकेशन से शुरू हुआ है, और ये चला है यानी कि स्टैट्यूट तक पहुंचा है। ठीक है ना, फैसले कैसे करने हैं, ठीक है ना, फैसले कैसे करने, लिखे हुए लॉ के मुताबिक फैसले कैसे करने, जुडिकेट करना। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स ऑफ द डेफिनेशन इन प्रैक्टिस, जजेस इंटरप्रेट द सिविल कोड टू डिसाइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट फ्रांस एंड जर्मनी। जो जजेस हैं वो क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं द सिविल कोड को टू डिसाइड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। अब इसमें सिविल लॉ में होता क्या है? जजेस इंटरप्रेट करते हैं सिविल लॉ को, क्रिएट नहीं करते, यही बताया हुआ है इसमें। आगे लॉ स्कूल जो है वो क्या करते हैं? टीच करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल कोड, वो पढ़ाते हैं। एवोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए अर्ली रिटर्न रूल्स एंड कस्टम। पहले अर्ली जो रिटर्न रूल्स और कस्टम थी, जैसे प्री रोमन एंड अर्ली रोम में, जैसे कि सोसाइटीज मूव फ्रॉम ओरल कस्टम्स, सिंपल इज दैट। इसका मतलब ये है कि जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या था? वो क्या थी? कस्टम्स थी, कस्टम रवायात वगैरह।
अर्ली रोम में क्या थी, वो रूल्स लोगों ने जो खुद बनाया हुआ था उस पर अमल करते थे, ज़बानी कलामी, ठीक है, वो कस्टम्स वगैरह थी, रवायात वगैरह थी। सोसाइटीज मूव फ्रॉम ओरल कस्टम टू द रिटन रूल्स टू एंश्योर द प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब कि पहले सोसाइटी ज़ुबानी कलामी चल रही थी ओरल रूल्स पे, उससे बाद वो लिखने पे आ गए, ठीक है। आपको पता है जब लिखने पे आई तो उन्होंने 12 टेबल्स का आगाज़ किया। आप आगे देखें 12 टेबल का ही जिक्र है पॉइंट 2 में, ठीक है। 12 टेबल पे आ गई, उसके बाद 12 टेबल फर्स्टली वाइडली साइटेड रिटन पब्लिक कोड इन रोमन ट्रेडिशन एम्ड एट इक्वल एक्सेस टू लॉ, मतलब इक्वल एक्सेस टू लॉ, ये जब लॉ लिख दिया गया तो सबको इक्वल एक्सेस मिल गई, सबको पता चल गया कि लॉ हमारा राइट्स ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि आगे क्लासिकल रोमन जूरिस्प्रूडेंस, फिर क्या हुआ, आपको पता है जूरिस्ट आए, वो जो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी सिविल लॉ की, वही सारी ये आपके सिलेबस में एक्चुअली वो हिस्सा था कि एवोल्यूशन का, उस हिसाब से ये लिखना ज़रूरी था कि एवोल्यूशन से भी अगर पूछा तो फिर आपने ये समझा कि एवोल्यूशन कोई अलग चीज़ है। हाँ, ये सारा लिखना है। जूरिस्ट आए, जूरिस्ट जिसमें गायस अल्पेन और पॉलस था, उसने क्या किया, प्रोड्यूस सिस्टमैटिक लीगल राइटिंग दैट बिकम सोर्स फॉर द लेटर कोडिफिकेशन। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लीगल राइटिंग लिखी, अपने बुक्स वगैरह लिखी, इन्होंने हेल्प किया कोडिफिकेशन में। अब आप देखिए इंपीरियल लेजिस्लेशन, फिर एड कंपाइलेशन। इंपीरियल लेजिस्लेशन जो बादशाह है उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे जो कोड्स हैं लेजिस्लेशन की जो कि कोडिफिकेशन का हिस्सा बनी। उसके बाद कार्पेजुरस सिविलिस आया, कार्पेजुरस आपको पता है ये भी एम्परर था जस्टिनियन, इसने ये कार्पेजुरस सिविलिस लेके आया, ठीक है। उसके बाद मेडिवल रिसेप्शन एंड स्कॉलरली सिस्टमाइजेशन हुई, मतलब कि रीडिस्कवरी ऑफ द जस्टिनियन, जो जस्टिनियन ने काम किया था ना, सब लाश को इकट्ठा करके जगह पर रखा था जिसको कार्पेजुरस सिविलिस बनाया था, उस पर दोबारा काम हुआ और उसको एक्सप्लोर किया गया, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया गया उनको एज अ स्टडी के तौर पर। आगे लेस कम्यून एंड लोकल कस्टम्स इंटीग्रेशन, मतलब कि इसमें क्या क्या जो रोमन लॉ प्रिंसिपल्स थे वर बैलेंस्ड विद कैनन लॉ एंड द लोकल कस्टम्स टू फॉर्म ए शेयर्ड लीगल कल्चर उस कम्यून, मतलब कि मर्चेंट एंड म्यूनिसिपल कस्टम जो कस्टम थी को एग्जिस्ट विद लीगल रोमन लीगल डॉक्ट्राइन, मतलब जितने भी लॉ थे वो चाहे थे आपके उसको कहते हैं कमर्शियल थे या मर्केंटाइल के थे या मर्चेंट के रिलेटेड थे, तजारत के रिलेटेड जितने भी थे लेन देन के रिलेटेड, उनको क्या किया, जो वहाँ की कस्टम थी उनके मुताबिक बनाया गया, ठीक है ना, लिखे गए। इस तरह से ये हो गया। फिर इनलाइटनमेंट कोडिफिकेशन, इनलाइटनमेंट होता है कि रोशनी का जो इल्म का दौर जो शुरू होता है, बहुत ज़्यादा जब इल्म बढ़ जाता है, पढ़ाया जाता है, कॉल्स फॉर क्लैरिटी, रैशनल लॉ, अक्ल पर मबनी लाज बनाएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तमाम लाज के बराबर, सब के सामने लॉ के बराबर, लॉ की नज़र में सब बराबर थे। मॉडर्न नेशनल कोड्स आए, ठीक है, जैसे नेपोलियन कोड 1804 में आया, ठीक है। 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में स्प्रेड नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, शुरू हुए। अब मैनी कंट्रीज कोडिफाइड प्राइवेट लॉ आइदर बाई अडेप्टिंग फ्रेंच मॉडल्स और डेवलपिंग देयर ओन, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने मॉडल्स अपना लिए, ठीक है ना। जर्मन ने भी शुरू किया, देखना या अवकाश बाहर देखना, ट्रांसप्लांटेशन टू द नॉन यूरोपियन स्टेट्स। ये पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये बेशक छोड़ देना, आखिरी वाले आखिरी में छोड़ देना बस, कोई नहीं।